नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के विस्तार से। बीजेपी की संकल्प रैली हुई है और जहां आपको बता दें कि उम्मीदवार नवीन जिंदल के समर्थन में मुख्यमंत्री नायब सैनी को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया गया है। मुख्यमंत्री ने रैली को संबोधित किया। इस दौरान नायब सैनी ने कहा कि इतनी भारी संख्या में आने के लिए आभार जता हूं और अपना आशीर्वाद नवीन जिंदल को दीजिए। वहीं उन्होंने आगे कहा कि मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। साथ ही मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि गली गली में शराब बेचने वालों से बचना है। उसी को पढ़ करके इसने बोल दिया, भाइयों बजट हमारा कम है और जो देने वाला है वो ज्यादा है, परंतु देना तो कुछ भी नहीं है, खाली बोलना ही है और बोल करके वोट लेने का काम करते हैं। इस बात को भी हमने समझना है। भाइयों, ये झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं, इन 10 वर्षों के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं, इस देश की मजबूती के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हम देखते हैं इन्हीं 10 वर्षों में। भाइयों, ये 4 लाइनिंग रोड जो अंबाला से लेकर के सीधा ये आपके कलैश से होकर के हिसार राजस्थान को जाती है, ये भी बनवाने का काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। से लेकर के नारनौल, जयपुर सीधा बम्बे को जोड़ने वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ये भी बनाने का काम इन्हीं 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और भाइयों, चाहे हमारे कैथल के अंदर मेडिकल कॉलेज वो गति से बन रहा है, उसको भी बनवाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। चाहे भगवान श्री कृष्ण संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने का काम भी इन्हीं 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। चाहे भगवान आयुष विश्वविद्यालय भाइयों बनाने का काम इन्हीं 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व भी हो रहा है कि आने वाले दिनों में जो हमारे रेलवे स्टेशन है, चाहे वो कलायत का है, कैथल का है, कुरुक्षेत्र का है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के ऊपर बन करके ये तैयार हो जाएंगे। भाइयों, ये निर्णय भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है और उसका बजट भी ये अमृत स्टेशन के रूप में भाइयों जारी करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, चाहे रेलवे का 100% इलेक्ट्रीफाई करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मात्र कांग्रेस के 50-55 सालों 60 सालों में ये 20,000 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाई थी। आज 10 वर्षों के अंदर ये 100% करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और भाइयों, देश के लोगों को भाइयों वंदे भारत जैसी ट्रेन अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्जित भी देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। चाहे देश के अंदर एम्स बनाने की बात हो, भाइयों 24 नए एम्स बना करके देश को समर्पित करने का काम भी इन 10। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं हरियाणा लोकसभा प्रभारी सतीश पुनिया ने कहा है कि युवा वर्ग देश की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्हें चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए अधिक से अधिक मतदान करना चाहिए ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो सके। सम्मेलन में उपस्थित हजारों युवाओं ने बीजेपी का साथ देने का संकल्प लिया। इससे पूर्व नेताओं ने जब धर्मशाला में चौधरी छोटूराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें नमन भी किया। तो वहीं वरिष्ठ नेता कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि युवा शक्ति आने वाली 25 मई तक अपना संकल्प मजबूत रखे। संकल्प कमजोर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये चुनाव देश की 140 करोड़ जनता के भविष्य का फैसला करेंगे। नारनौंद आया करो। मैं 4-5 दिन नारनौंद में लगा चुका हूं और भारतीय जनता पार्टी का एक जो हमारा मंडल से लेकर शक्ति केंद्र से लेकर बूथ त्रिदेव से लेकर और पन्ना प्रमुख तक चुनाव में सैनिक बनकर के, मोदी जी का सिपाही बनकर के, देश का रक्षक बनकर के मजबूती से खड़ा है। असम के चुनाव में पार्टी ने मेरी जिम्मेदारी लगाई थी, वहां अपनी जिम्मेदारी एक सैनिक के नाते पूरी करते हुए और अब पार्टी ने मेरी जिम्मेदारी यहां लगाई है। तो नारनौंद में जैसे मैंने कहा, कभी कभी हमारी गली आया करो। पहली बार एक ऐसे व्यक्तित्व देश के प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने समय समय पर युवाओं का आह्वान किया है और युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर के आए हैं।
चाहे मुद्रा योजना हो, चाहे स्किल इंडिया की योजना हो, बहुत सी उस प्रकार की योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के लिए की है। और आज एक रिकॉर्ड बना है, स्टार्टअप जितने प्रकार के चालू हुए हैं, सारी दुनिया भारत के युवा की तरफ देख रही है। अभी अमेरिका ने 50,000 डॉक्टर मांगे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने अपना चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह की बेटी और बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आरती राव भी धुआंधार प्रचार कर लोगों से राव इंद्रजीत सिंह के पक्ष में वोट की अपील कर रही है। आरती राव रोजाना 1 दर्जन से ज्यादा इलाकों में चुनावी प्रचार कर रही हैं। इस दौरान उनकी महिलाओं का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। तो वहीं उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि गुरुग्राम की जनता एक बार फिर अपना महत्वपूर्ण मत देकर राव इंद्रजीत सिंह को रिकॉर्ड वोट से जीत हासिल कराएगी। जी, बहुत प्यार मिल रहा है सभी जगह से। मैं सारी विधानसभा में होके आई हूँ और सबने बहुत प्यार जताया है भारतीय जनता पार्टी के लिए और उनके कैंडिडेट राव इंद्रजीत सिंह जी के लिए। नहीं जी, एक्चुअली बहुत खुश है लोग। 5 साल बाद ये हमारा पर्व आया है फिर से और सभी चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार एक बार फिर बने और हमारे कैंडिडेट राव इंद्रजीत सिंह जी हमको गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से रिप्रेजेंट करें। मैं तो कहूंगी कि बेटा हो या बेटी अपने पिता का हमेशा साथ और समर्थन देती रहेंगी और आने वाले वक्त में मैं तो 15 साल से दे रही हूँ और मैं इसी लोकसभा क्षेत्र में काम करती आई हूँ और लोगों के बीच रही हूँ। आने वाले वक्त में भी ऐसा ही रहेगा। राज्यसभा सांसद और रोहतक लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। बीजेपी और जेजेपी ने प्रदेश के हर वर्ग का अपमान किया है, इसलिए हर वर्ग सत्ताधारियों से नाराज है, जिसके चलते उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा पर भी निशाना साधा। देखिए, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग निरंतर किया जा रहा है विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए और जो कल का जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है हम उसका स्वागत करते हैं। वो सही फैसला है, लेकिन भाजपा की कार्यशैली पूरे देश के सामने आ चुकी है। ये लगातार विपक्ष के मजबूत नेताओं को निशाने पे ले रहे हैं। आपने देखा हरियाणा में हुड्डा साहब को भी निशाने पे लिया है जांच एजेंसियों ने। तो ये पूरे प्रदेश के अंदर ये कार्यशैली का हिस्सा बन चुका है। जिस तरह नैना चौटाला का विरोध उससे कुछ ज्यादा नेताओं के प्रति विरोध हो रहा है बीजेपी जेजेपी का, लेकिन आप लोग क्या कहेंगे उनको तो विरोध? देखिए, जो ये हम शुरू से एक ही बात मैंने कही है कि लोगों की नाराजगी हम समझ सकते हैं। गुरुग्राम लोकसभा से जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी राहुल यादव फजलपुरिया लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। उन्होंने नूर जिले के 1 दर्जन से ज्यादा गांव में जाकर लोगों के बीच पहुंचकर अपने लिए वोट मांगे। इस मौके पर राहुल यादव फजलपुरिया ने कहा कि वह राजनीति में नाम कमाने नहीं बल्कि लोगों के काम करने आए हैं। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 20 सालों में किसी भी तरह के विकास कार्य जो गुरुग्राम में होने थे वह नहीं हुए और यही कारण है कि आज हर एक वर्ग का व्यक्ति परेशान है। उन्होंने आगे कहा कि इस बार लोगों ने उन्हें आशीर्वाद देकर संसद तक पहुंचा दिया तो पहले कलम में शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे। मैं तो कहना चाहूंगा जनता पिछले 20 साल से देखती आई। एक ने तो राजा रजवाड़ा वाली राजनीति करी है, 20 साल से आए भी नहीं है इनके बीच में। आज 75 साल हो गए हैं, लेकिन नूह मेवात आज भी पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है। इनके पास वो कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं जो इनके पास होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, पीने को पानी भी नहीं है। कहने को देश आजाद हो गया, लेकिन लगता है कि नूह मेवात आज भी गुलाम है। आपने रोड शो का जिक्र किया, 18 तारीख को जो रोड शो है जी, कौन कौन से बड़े स्टार या हरियाणवी जो स्टार है वो आ रहे हैं? आपकी पार्टी के कौन से? बॉलीवुड से हमारी एक्ट्रेस दोस्त है वो आ रही है। एक सन्नी पुणे गोल्ड है जो बिग बॉस में रहे थे, गोल्डमैन के नाम से सब जानते हैं, वो आ रहे हैं। हमारे दोस्त बादशाह रहे। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने और सरकार के अल्पमत में आने के बाद पूर्व स्पीकर और बेरी हलके के कांग्रेस विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने सत्ताधारी भाजपा पर अपना निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर जल्द ही फ्लोर टेस्ट नहीं कराया गया तो विधायकों की खरीद फरोख्त हो सकती है। इस संभावना से कतई इंतजार नहीं किया जा सकता।
साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब केवल 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने पद से त्यागपत्र दें। दूसरा विकल्प अविश्वास प्रस्ताव के लिए फ्लोर टेस्ट कराया जाए और अगर ऐसा ना होता तो हरियाणा के राज्यपाल सरकार को तुरंत भंग कर विधानसभा चुनाव कराएं। एक नई कंट्रोवर्सी आज प्रदेश की प्रेस में भी आ रही है, न्यूज में आ रही है। कोई कह रहा है ये छितर सरकार है, कोई कह रहा है अल्पमत में है। इसमें मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड में आपको बताऊं कि जब उस टाइम के मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ता को ये कहते हैं कि मैं गर्दन काट लूंगा, कोई फरियादी आता है, एक तो फरियाद एक महिला आई थी, उसने अपना इज्जत की शान जो दुपट्टा था वो भी उनके पैरों में डाल दिया था, ये ओपोजिशन के इसको भगाओ। एक दूसरी महिला फरियादी आई, उसने बोला इसको चंद्रयान में भेज दो। किसान जब ये खालिस्तानी है, इनको लठ मारोगे जेल चले जाओगे, नेता बन जाओगे। ये मैं जो उनकी उस लाइन पे कानून व्यवस्था की बात थी, बेरोजगारी की थी, महंगाई की थी, भ्रष्टाचार की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की जमानत देने को लेकर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जो जेल गया था वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गया था और जमानत सिर्फ केजरीवाल की हुई है। मुख्यमंत्री अभी भी अंदर है क्योंकि न तो मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर कर सकते हैं, न ही मुख्यमंत्री के कार्यालय में जा सकते हैं। साथ ही राहुल गांधी के नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बन सकते वाले बयान पर भी अनिल विज ने पलटवार किया है। अनिल विज का बयान सामने आया है, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर पलटवार किया है और पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि जो जेल में गए थे वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब जो बाहर आए हैं वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर 1 जून तक रिहा कर दिया गया है, जिस पर पलटवार करते हुए अनिल विज ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के काम नहीं कर सकते हैं, ना हस्ताक्षर कर सकते हैं, ना ही मुख्यमंत्री के कार्यालय में जा सकते हैं, इसलिए वो मुख्यमंत्री नहीं है। वो अरविंद केजरीवाल बनकर जेल से बाहर आए हैं और मुख्यमंत्री सिर्फ जेल में अभी भी बंद है। अनिल विज का ये बयान सामने आया है। वहीं साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने 51 दिन बाद जमानत दे दी है, जिसको लेकर अब बयानबाजी भी शुरू हो गई है। सभी एक दूसरे पर बयान करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जो जेल गया था वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गया था और जमानत सिर्फ केजरीवाल की हुई है। मुख्यमंत्री कभी भी अंदर हैं क्योंकि ना तो मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर कर सकते हैं, न ही मुख्यमंत्री के कार्यालय में जा सकते हैं। तो वहीं राहुल गांधी के बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया। राहुल गांधी के बयान जो कि जिन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, उस बयान को लेकर अनिल विज ने कहा कि वे अपना बताएं कि वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। जो गिरफ्तारी हुई थी, जो जेल में गया था, वो मुख्यमंत्री केजरीवाल गया था, लेकिन जो जमानत हुई है वो केवल केजरीवाल की हुई है। मुख्यमंत्री अभी भी अंदर है, क्योंकि ना तो वो मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर कर सकता है, ना मुख्यमंत्री के दफ्तर में जा सकता है और ना सेक्रेटरीट में जा सकता है। उसके ऊपर पाबंदियां लगाई हैं, तो वो खाली केजरीवाल बाहर आया, मुख्यमंत्री अंदर। खबर जिनसे है, जहां उचाना हलके में बीजेपी प्रत्याशी नैना चौटाला के काफिले पर हमला हुआ है। वहीं नैना चौटाला के ड्राइवर महावीर की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि एफआईआर में महिला कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार, छेड़छाड़ और मारपीट करने के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही हमले में लाठी, डंडे और ईंटों का इस्तेमाल हुआ, जिससे कि इक्कम गांव के अंशु और कर्णपाल घायल हुए हैं। महिला कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता का ये मामला सामने आया है, जिसमें शिकायत दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि नैना चौटाला के काफिला पर हमला किया गया था, जिसको लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई है। हमले में 2 लोग घायल भी हुए हैं और इसको लेकर शिकायत भी दर्ज करा दी गई है।
बीते दिनों झज्जर के गांव सुलोधा में हुए एक लड़ाई झगड़े में घायल हरियाणा पुलिस के सिपाही ने रोहतक पीजीआई में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। झगड़े में राज्यपाल की पत्नी सहित परिवार के अन्य लोग भी घायल हुए थे, तो वहीं उनका भी पीजीआई में इलाज चल रहा है। शनिवार को मृतक राज्यपाल के शव का पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद परिजन इतने आवेश में आ गए कि शव वाहन को यहां लघु सचिवालय ले आए और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने करीब 1.5 घंटा जमकर बवाल काटा। बाद में अधिकारियों से मिले आश्वासन के बाद मृतक के परिजन शव का दाह संस्कार कराने के लिए राजी हुए। डीएसपी का कहना है कि इस मामले में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। रोहतक से ये खबर सामने आई है, जहां पर मारपीट में एक सिपाही की हालत गंभीर हो गई है। तो वहीं आपको बता दें कि इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार जुटी हुई है। तो वहीं सिपाही की मौत हो गई है इलाज के दौरान, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था, जिस दौरान उनकी मौत हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई है। तो वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सोनीपत में आंधी तूफान के कहर की चपेट में आकर एक लड़की की दर्दनाक मौत हुई है। यह घटना शाहजादपुर गांव में विकास ईंट के भट्टे के सामने आई है, जहां लोहे की टीन शेड से लड़की का गला काटने से मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मृतक लड़की की पहचान संध्या के रूप में हुई है, जो कि लखीमपुर खीरी क्षेत्र के गांव दिलीपपुर यूपी की रहने वाली थी और 7 माह पहले सोनीपत के ईंट भट्टे पर मजदूरी करने अपने परिवार के साथ आई थी। Thank you. नो आईएमटी रोज कामेव स्थित धिरदोका गांव में पिछले 2 महीने से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे नूह जिले में 9 गांव के किसानों ने शनिवार को महापंचायत की। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत की टीम से सत्येंद्र लोचव, किसान यूनियन दिल्ली के प्रदेशाध्यक्ष दलजीत डागर, हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष रवि आजाद, देवीलाल मोहना सहित नूह कमेटी के सदस्य सहित कई किसान संगठन और समाजसेवी पहुंचे। तो वहीं किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष रवि आजाद ने महापंचायत को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि 4 जून को चुनाव परिणाम आने के बाद 9 जून को एक बार फिर बड़ी महापंचायत करते हुए आईएमटी रोजकामेव में काम बंद कराएंगे। पंचायत ने ये फैसला लिया है कि 4 तारीख को इलेक्शन खत्म होने के बाद 9 जून को जो पहला एतवार पड़ता है उस पे जो है दोबारा एक किसान महापंचायत बुलाई जाएगी और उस महापंचायत के अंदर जब तक अगर सरकार की आंख नहीं खुली तो ये सारा इस तरफ का जो काम है उसको रोककर और जब तक पैसा खाते में नहीं आ जाएगा, जो बकाया मुआवजा 9 गांव का रह रखा है, जब तक वो सारा हमारे खाते के अंदर नहीं आ जाएगा किसान के खाते में, जब तक काम नहीं होने देंगे। देखिए, यहाँ भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में 29 फरवरी से लगभग 70 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। खराब मौसम, भयंकर गर्मी के बीच में भी बुजुर्ग से लेकर के बच्चों तक और हमारी माताएं बहनें धरने पर बैठी है। मुद्दा एक ही है कि जो 9 गांवों की जमीन आईएमटी में अधिग्रहण हुई, लगभग 1600 एकड़ जमीन, उसका 25 लाख रुपए 2010 से किसान मांग रहे हैं और वो लगभग 700 करोड़ रुपए बनता है। ब्याज अलग से रह गया। रोजगार की बात हो स्थानीय लोगों को, उसके साथ में यहाँ के लोगों को प्लॉट देने की बात हो, इन 9 गांवों के विकास और उत्थान की बात हो, कोई भी वादा सरकार ने पूरा नहीं किया। जो वर्तमान की हरियाणा सरकार है। अंबाला के मठेड़ी शेखा कस्बे में पुलिस कार्रवाई से नाखुश होकर गुस्साए दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर सड़क पर उतर आए हैं। दुकानदारों ने सड़क पर ही दरी बिछाकर रोष प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दरअसल 2 मई को मठेड़ी शेखा कस्बे से अपनी दुकान बंद कर घर जा रहे कपड़ा दुकानदार गगन नरूला पर नवाबपोश बदमाशों ने तलवारों से जानलेवा हमला कर दिया था और 2.5 लाख रुपए के साथ लैपटॉप लूट कर ले गए थे। 8 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक इस मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं, जबकि 2 बाइकों पर 5 बदमाश वारदात के बाद सीसीटीवी में भागते हुए दिखाई दिए थे। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से खफा सभी दुकानदारों ने रोषपूर्वक अपनी दुकानें बंद करने का फैसला किया। वहीं इस मामले पर नग्गल थाना प्रभारी ने
बताया कि पुलिस की 3 टीमें इस मामले को सुलझाने में लगी हुई है, तो जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। दो तारीख को हमारे एक दुकानदार राती नूरुल्लाह क्लॉथ हाउस गगन जी के साथ एक घटना घटी, जिसमें उनसे 2.5 लाख रुपए की डकैती और उनकी दोनों बाजुएं तोड़ के चले गए। उस दिन भी हमने प्रशासन को एक रिक्वेस्ट की थी कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और गिरफ्तार किया जाए। तो 10 दिन बीत जाने के बाद ना तो किसी को गिरफ्तारी हुई है, ना ही इस बात का पता चल पाया उनको कि कौन आदमी थे जो ये सब करके गए हैं, ये हरकत करके गए हैं। आज उसी के विरोध में एक बार फिर से सभी दुकानदार भाइयों ने अपनी दुकानें बंद करके ये धरना दिया है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अब ये कार्रवाई नहीं हुई, आज 7-8 दिन हो गए, ना तो चोर पकड़े गए ही आज तक, इसीलिए ये कार्रवाई हो, यहाँ पे जाम लगा के बैठे हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, जो गुनाहगार है उनको पकड़ना चाहिए। क्या घटना हुई? घटना इसको मार गए थे जोनी नरोला को, उसके बाजू बूजू जो है सारी काट गए हैं, उसमें राड़े पड़ी हैं, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं पकड़े नहीं। मेरा नाम काशवी नरूला है। मेरे फादर 2 मई को शॉप क्लोज करके अपने घर आ रहे थे, फिर उनके पास कैश था, लैपटॉप था, तो कुछ चोरों ने उनको पकड़ लिया। उनकी काफी चोट आई और उनकी पूरी बाजू की सर्जरी हुई है। दूसरी बाजू में उनको 20 to 22 स्टिचेस लगे हैं और हम बस यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चोरों को पकड़वाया जाए ताकि मेरे फादर को जस्टिस मिले। वो अब तक अपना बिजनेस उनका बंद पड़ा, अब तक वो अच्छे से चल नहीं पा रहे, खुद उठ नहीं पा रहे हैं और पुलिस अब तक कुछ नहीं कर पाई। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि उन्हें जस्टिस मिले, चोर पकड़। बताया जा रहा है कि पुलिस इस मुकदमा में काफ़ी अच्छे से कार्रवाई कर रही है। हमारे एसपी साहब की तरफ से, श्रीजन राव जी की तरफ से 3 टीमें बनाई हुई हैं और CIA 1 की टीमें, थाना की भी, हमारी ASP मैडम सृष्टि गुप्ता भी इसी में लगे हुए हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो सस्पेक्टेड पर्सन है उनसे पूछताछ की जा रही है। CCTV कैमरे हैं और जो भी साइबर के हल्ले पे कार्रवाई की जा रही है और इनको समझाया जा रहा है कि भाई देखो, किसी भी तफ्तीश के मुकदमे में टाइम लगता है, तो जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं और मतदाताओं से अपील की जा रही है कि वो 5 वर्ष में एक बार आने वाले इस लोकतंत्र महापर्व में अवश्य भाग लेकर मतदान करें। इसी कड़ी में यमुनानगर के CTM पीयूष गुप्ता का कहना है कि लोग 25 मई को ये ना समझें कि छुट्टी है और अपना नींद पूरा करें। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्र में एक पिंक बूथ भी बनाए गए हैं जिसमें महिलाएं जाकर मतदान कर सकती हैं। इसके अलावा अन्य वर्ग भी यहां पर मतदान कर सकते हैं। इसी तरह दिव्यांग के लिए भी विशेष बूथ बनाए गए हैं। मतदान की तैयारियां पूरी जोर शोर से चल रही हैं। अभी तक की जो फाइनल लिस्ट है उसमें लगभग 8,99,000 मतदाता हमारे वोट करेंगे। इसमें लगभग 4,80,000 पुरुष, 4,18,000 महिलाएं एवं 4 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। इसमें 18 से 19 उम्र में लगभग 14,000 के करीब नए मतदाता हैं जो पहली बार अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। इसमें लगभग 10,000 के करीब पुरुष एवं 4,000 के करीब महिला मतदाता होंगे। तो इस बार सर जो वोट प्रतिशत बढ़े उसके लिए सर क्या तैयारियां की गई और क्या क्या प्रयास है? मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए स्वीप एक्टिविटी के तहत आप सबने जो भी जाके वोट डालने हैं और अपने अपने माता पिता को जाकर 25 मई को आपको बता दें कि प्रदेश में 10 सीटों के लिए चुनाव होने हैं और एक उपचुनाव भी होना है जिसको लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सभी को बार बार जागरूक किया जा रहा है। अपील की जा रही है कि आप सभी छुट्टी का प्रयोग करें और छुट्टी पर अपनी व्यर्थ ना करें, मतदान के लिए बाहर आए और मतदान करें। तरह तरह के जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। इसी के तहत ये भी बताया गया है कि पिंक बूथ महिलाओं के लिए विशेष तौर पर बनाए गए हैं ताकि महिलाएं वहां पर अलग से जाकर मतदान कर सकें और दिव्यांगों के लिए भी विशेष तौर पर बूथ बनाए गए हैं। सभी के लिए तमाम तैयारियां की गई हैं कि सभी घरों से बाहर निकल कर मतदान करें। आपको बता दें कि CTM ने प्रशासन से अपील की है कि ये जागरूकता अभियान चलाएं और सभी से अपील की है कि आप सभी मतदान करने के लिए 25 मई को बाहर आएं। तो फिलहाल उस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।